तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग अपना मतलब जो भी चीज़ें थी उसके पास वो वुड का टुकड़ा मिल चुका था, उन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। तभी से प्लम डार्क की आवाज़ आती है कि मुझसे मिलने आ जाओ। या मना करने की कोशिश करता है कि रात बहुत हो चुकी है, बट वो बोलती है कि आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब आके। अब जो फिलहाल बाहर निकलता है थर्मस से, थोड़ी सांसें उसे लेता है, रात तगड़ी थी और ये डार्क सेरेनिटी सेट की तरफ बढ़ जाता है। और आराम से जाता है, मतलब मस्त टहलते-वहलते और अपने पूरे सीक्रेट्स के बारे में सोचते हुए जाता है। हालाँकि मास्टर सेवेंथ बोलते हैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रेसिडेंट के पास भी गोल्डन क्रो है, तो ये थोड़ा चिंतित था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे गोल्डन क्रो को निगलने को देखे। और मास्टर सेवेंथ जो भी कह रहे थे वो सही था कि इस दुनिया में जो बड़ा कुत्ता है वो छोटे कुत्ते को खा जाता है। सीधा-सीधा बात ये था कि मास्टर सही थे, ये सोच रहा था कि मैं सही में अभी बहुत कमज़ोर हूँ, तो मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और चल जाते-जाते पुराने दिन, बंजारे कैंप वगैरह हर एक चीज़ ये याद करता है और चलते-चलते फाइनली ये डार्क सेरेनिटी सेक्ट पहुँच चुका था। उसका जो माउंटेन का नीचे वाला हिस्सा होता है, ऊपर जाने ही वाला था, तो वहाँ पर एक फिगर प्रकट होती है, एक ओल्ड वुमन थी, जो इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता और वुमन थोड़ा गुस्से में बोलती कोल्ड में कि तुम्हें पता नहीं है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ज़ोकिंग। तुम्हें पता है मैट्रियार्च ने कितना समय पहले तुम्हें बुलाया था और तुम अगर अगली बार ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँ। ज़ो कुछ कहता नहीं, बस इस लेडी के गले की तरफ देखता है। लेडी इस तरफ, जबकि ये देखती भी नहीं है, फिर भी इसे कहती है, आगे बढ़ने लगती है इसे लेकर के कि मेरे गर्दन को देखना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी आँखें निकाल दूँ। ज़ो कुछ बोलता नहीं, उसका मालूम था कि बात करके मतलब नहीं, वैसे भी ये लेडी बहुत पावरफुल है। ये जो लेडी है ना मास्टर सिक्स्थ के लेवल पे थी। अब लेडी देखती है ये ओल्ड वुमन कि ज़ो कुछ बोल नहीं रहा है और वो भी शांति से जाते रहती है। फाइनली ये पहाड़ पर पहुँच चुके हैं। इसके बीच में एक पगोड़ा था। वहाँ पर लैंप लाइट वगैरह चल रहे थे और इस पगोड़ा का जो मेन एंट्रेंस था ना, वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था। बहुत सारी हैंड मेडन्स दिख रही थी, मतलब सेविकाएँ, दिखने में काफ़ी सुंदर थी। बहुत सारी ना ज़ो को ध्यान से देखती है। बंदा बहुत सुंदर स्माइल भी करती है। ज़ो का ध्यान लेकिन नहीं जाता है। ओल्ड वुमन इस दौरान इन हैंड मेडन्स सेविकाओं को ना अलग नज़र से देखती है गुस्से में। मतलब ये जो भी महल टाइप या जो भी था छोटा-सा, बहुत सुंदर था। और ज़ू की नज़रें ना पेड़ पर जो स्नेक्स वगैरह थे उन पर भी जाती। और बड़ी बात क्या थी कि साँप जो भी थे, कुछ भी कर रहे थे, जब वो ज़ू किंग को देखते हैं तो उसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तो ये ओल्ड वुमन हैरान हो जाती है और ज़ू की तरफ देखती है। इवन ज़ू का एक्सप्रेशन तो नॉर्मल रहता है, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है। अंदर से वो भी यही सोच रहा था। फिलहाल इसको एक साइड वाले कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग था। थोड़ा क्योंकि हॉट स्प्रिंग था तो धुंध जैसा दिख रहा था और वहाँ पर हम जिसे पर्दे ऐसे लगे हुए थे, हैंडमेडन्स अंदर जा रही थी, गहने-वहने हर एक चीज़ रखे हुए थे और एक अलग खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। और ज़ू की नज़र ना ऐसे पर्दे के उस पार जाती है, तो वो हैरान हो जाता है, मतलब क्योंकि छाया तो दिखती है ना, देख लेता है कि कोई नहा रहा है, तो नज़रें हटा लेता है। ओल्ड वुमन इस दौरान इग्नोर करती है ज़ू को और वहाँ पर आगे जाकर वो बोलती है कि मैट्रियार्च वो आ चुका है। अंदर से एक आवाज़ आती है, लमडक की, धीरे से प्यारी आवाज़ आती है कि तुम लड़के से काफ़ी रूड थी, तो जाओ आगे और अपने को 3 चमाटे मारो। ओल्ड वुमन कुछ बोलती नहीं और अपने को 3 बार मारती है। इवन उसका ना मतलब खून आने लगता है चेहरे से, बट कोई नफ़रत नहीं था। ज़ोकिंग और चौकन्ना हो जाते हैं, यार ये लेडी तो खतरनाक है। और फिर वो बोलते हैं कि डिसाइपल ज़ोकिंग यहाँ पर आ चुका है, सीनियर प्लम्बडा को रिस्पेक्ट दे, ग्रीटिंग्स। अंदर से हँसने की आवाज़ आती है कि तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? तुमने तो मुझे गिफ्ट भी भेजा था। उसमें तो तुमने जो लिखा था नोट, उसमें तो तुमने मुझे सीनियर नहीं लिखा था। तो पानी की छपाकी की भी आवाज़ आ रही थी। ज़ोकिंग का दिल का धड़कन और तेज़ी से चलने लगता है। उसको तो पता भी नहीं था ना कि कैप्टन ने क्या लिखा था और उसको मालूम था ये कैप्टन ने ही किया था। और कैप्टन कैसा है तो क्या लिख सकता है, ज़ोकिंग ये भी जानता था। और फिलहाल वो बात बदलने की कोशिश करता है कि सीनियर मेनी थैंक्स कि आपने मेरी लाइफ बचाई। प्लमडॉग फिर से बोलती, तुम इतने फॉर्मल क्यों रहे हो? अगर मैं नहीं आगे आती तो सर ब्लड स्मेल्टर आते ही। अब ज़ू को तो समझ में नहीं आता बदले में क्या? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लौंडा अपना कभी फँसा ही नहीं। फिर प्लमडॉग बोलती है, हाँ, कोई नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तो तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अब प्लमडॉग ना पानी में से बाहर निकल लेते हैं, ज़ू और नज़रें हटा देता है और पर्दे पर एक परछाई दिखती है उनकी। परछाई दिखती है, उनका मतलब ब्यूटीफुल फिगर बोल सकते हो ना, दिखता है। हर एक तरह से वो काफ़ी सुंदर थी। जैसे लंबे, पतले पैर, गर्दन एकदम हंस के समान और जितनी भी हैंडमेडन्स थी ना, वो उन्हें नील डाउन करके जो भी कपड़े-उपड़े थे वो पहनाती है, देती है और प्लमडॉग उसके बाद बाहर आती है, ज़ू की तरफ बढ़ती है। ज़ू देखता है उन्होंने सफ़ेद रंग का कुछ तो कपड़ा पहना था और चलने का स्टाइल भाई सुप्रीमली एलिगेंट, मतलब मानो हेवन से कोई उतर के आ गया हो। और ज़ू किंग के ना पसीने छूटने लगे, दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था और फिर वो थोड़ा करीब आके बोलते, तुम मुझे हमेशा मैट्रियार्च क्यों बोलते? क्या मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ? तुम मुझे अगली बार से प्लम क्यों नहीं बुला? और वो हँसती है। ज़ो की एंग्ज़ायटी बहुत ऊपर जा चुकी थी। इतने खतरनाक युद्ध में भी ना भाई का दिमाग कभी भी हिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाई को समझ में नहीं आ रहा था। और उसको ऐसा देख कर के प्लमडॉग और हँसती, एकदम केयर फ्री होके। थोड़ा साइड जाती है, आगे जाती है और कहती है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगी।
और मैंने सुना कि तुम जब वो रिवर पेट्रोलिंग में गए थे तो तुम्हें एक और डार्क सेरेनिटी सेक्ट मिला था। वो सेक्ट मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने बनाया था। तो मैं वहाँ जाना चाहूँगी। तो तुमको साथ में चलना होगा। अब बातचीत हो चुकी थी फिर ज़ू यहाँ से निकल जाते। उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब प्लम डार्क वहाँ पर ना बैठ के मस्त अंगूर-वंगूर खा रही थी और हँस रही है और कहती है इसको पता ही कि इसकी कलाई पर ना लाइफ एसेंस है, वो भी लव का और वो ह्यूमन टेक्निक नहीं है। जिस भी लड़की ने मूर्ख लड़की ने ये किया है, वो कौन से स्पेसीज़ की है, किस प्रजाति की है, उसने अपना लाइफ एसेंस उसको दे दिया है, एक हिस्सा मतलब अगर ये मरेगा तो वो भी मर जाएगी। तो ज़ू अपना पहाड़ से उतर रहा था और हवा के झोंके भी चल रहे थे। वो उड़ता नहीं, इस चाँदनी रात में ऐसे चल के जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है भाई इसके साथ। पूरा फिर वापस आने के बाद वापस क्या मतलब रास्ते में रहता तो वो जो मेडिसिनल कोडेक्स था, उसकी इन्फॉर्मेशन याद करने लगता है। तो इसका धीरे-धीरे दिमाग शांत होता है। पर जब आ चुका था अपने बर्थ के बाद में, तो वहाँ पर ना सेरेंटी सेक्ट की तरफ देखकर सोचता कि यार ये लेडी क्या चाहती है मुझसे? फ्लर्टी बिहेवियर से इसको फ़ोकस मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका कल्टीवेशन इतना ऊपर है वो मेरे में क्यों इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि इस दुनिया में तो लोग ऐसे ही प्यार में नहीं पड़ते, कुछ न कुछ कारण होते हैं। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। फिलहाल ये अपना क्रॉस लेग बैठ जाता है और कल्टीवेशन में लग जाता है। दिमाग को शांत करने लगता है। और मेन ये भी था कि देखो स्पेस एंड सिक्योरिटी डिवीज़न के लिए भी तो काम करना पड़ता था। ज़ोकिंग के इन्फॉर्मेंट ने कुछ इसे मैसेज भेजा था। इधर कैप्टन ज़ू और वू जियानवो हर दिन हॉट स्प्रिंग जाते थे। कैप्टन कुछ तो करवाना चाहते थे वू जियानवो से और वू जियानवो भी काफ़ी एक्साइटेड था इस दौरान। इधर ज़ू इस दौरान जो रेवेजिमिस बर्ड की बाकी बची औरत थी ना, उससे अपनी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कर रहा था और कुछ दिन गुज़र जाते। एक दिन की सुबह ज़ू अपने थर्मास्केप में बैठा हुआ था। अभी एक से मैसेज आता है कि अपने सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें एक छोटे से ट्रिप पे ले जा रही हूँ। और ज़ू जब देखता है ये मैसेज तो तुरंत मास्टर 7 को मैसेज भेजता है, पूरा सिचुएशन बताता है। मास्टर 7 का तुरंत रिप्लाई तो नहीं आता है। लेकिन जब आता है जवाब तो एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं फोर्थ सिबलिंग क्या ये तुम्हारा पहली बार है डेट पे तुम जा रहे हो? ज़ू सरप्राइज़ हो जाता है डेट? अब ये जब पूछता है ऐसे तो मास्टर 7 भी हँसने लगते हैं और कहते हैं टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जाओ उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। अब इधर प्लम डॉग की फिर आवाज़ आती है और बाहर से आती है लिस्ट इसके थर्मास्केप से कि टाइम हो चुका है बच्चे चलने का। और ये बाहर निकलता तो प्लम डॉग इसके थर्मास्केप के रेलिंग पर बैठी हुई थी और अल्कोहल पी रही थी। व्हाइट रोब उन्होंने पहना था, एकदम स्कॉलर जैसा विद्वान लग रही थी। एक तो सूर्य की किरणें हल्की सी छाया उन पे पड़ रही थी और सुंदर दिख रही थी। चेहरे पर एक अलग स्माइल थी। अब जो स्माइल थी ना वो थोड़ी सॉफ्टर थी। पहले ऐसा लगता था कि मानो वो ज़ू का शिकार करने आई है। आज थोड़ी अलग लग रही थी, सेडक्टिव कम लग रही थी, हीरोइक ज़्यादा लग रही थी। डोमिनेटिंग कम लग रही थी और टेंडर ज़्यादा लग रही थी। मतलब एकदम उल्टा। और ज़ू से कहती है, "तुम्हें पसंद आ रहा है?" अब ज़ू क्या ही बोलेगा ना, तो हाँ में सर हिला देता। फिर वो बोलते, "तुम्हारी नाव काफ़ी अच्छी है, तो क्यों ना हम इसे ही यूज़ करते हैं हमारे इस ट्रिप के लिए।" अब ज़ू जब देखता है इनको कि वो रेलिंग पर बैठी हुई थी ना नाव के, थोड़ा-सा संकोच कर रहा था क्योंकि हर जगह तो ज़हर फैला के है भाई अपना, 200 प्रकार के, ख़ास करके डेक पे, रेलिंग पे। हालाँकि उसे ये पता था कि प्लम डॉग का कल्टीवेशन बहुत ऊपर है, तो ज़हर कुछ काम तो नहीं कर पाएँगे। तो फिलहाल ये नाव को मूव कराना शुरू कर देता है। वो जो दूसरा वाला डार्क सेरेनिटी सेक्ट था उस तरफ। तो पहले ये रिवर की तरफ बढ़ा था क्योंकि रिवर के थ्रू ही आप जा सकते थे। इधर कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि हार्बर मतलब नाव जहाँ खड़ी होती है ना हार्बर, वहाँ से देख रहा होता है। पूरी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था लौंडा अपना जेट स्लिप के थ्रू क्योंकि मेरे पास तो पिक्चर होने चाहिए ना, लिटिल किंग के पहले डेट के। क्या पता एक दिन बहुत पैसों में बेचने के काम आए। कैप्टन अपना अलग खुश था। अब इसे ये नहीं पता था कि यहाँ से थोड़ी दूर पर मास्टर 7 भी थे और वो सोचते हैं यार ये वही प्लम डॉग उसके पीछे कितने दीवाने थे। फोर्थ सिबलिंग काफ़ी डैशिंग है, जैसे मैं हुआ करता था। इस दौरान ज़ू आगे बढ़ चुका था और दिन गुज़रते जाते और पूरी तरह से फ़ोकस था थर्मास्केप को क्योंकि ऑपरेट कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। नर्वस तो था ही, लेकिन धीरे-धीरे अब समय बीतता थोड़ा रिलैक्स हो जाता। और प्लम डॉग भी अभी तक कुछ बोली नहीं थी पूरे दिन से। सीलिंग पे बैठी थी, पी रही थी मस्त और सीनरी बोल लो, हवा का झोंका इन चीज़ों को एन्जॉय कर रही थी। धीरे-धीरे रात हो जाता, अब तारे-वारे दिखते। रात में चाँदनी रात में तो भाई एलईडी एकदम इम्मॉर्टल फेयरी के समान दिखती थी। लेकिन इनके अंदर ना वो वार्म्थ की कमी दिख रही थी। वो एक गर्मजोशी जो होता है ना, एक चार्म होता है ना, उसकी कमी दिख रही थी। कोल्ड दिख रही थी एकदम आइस जैसा। और देख किस तरफ रही थी? सुप्रीम आर्बिटर जो सैल्वेशन माउंटेन्स थे ना उसकी तरफ। तो ज़ू भी उस तरफ देखता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं समझता है। एक बस चीखने की आवाज़ आती है। तो प्लम डॉग कहती है, "चलो देख के आते हैं वहाँ क्या हो रहा है।" और ज़ू देखता है ना कि पहली बार कोल्ड ऑरा में थी। आवाज़ भी काफ़ी कोल्ड थी जब ये बोलती है, "चलो देख के आते हैं वहाँ क्या हो रहा है।" तो धर्मास्किफ को ये पहाड़ों की तरफ मोड़ देता है। ये वो एरिया था जहाँ पर बहुत सारे रोग कल्टीवेटर रहते हैं, ह्यूमन्स और नॉन ह्यूमन्स दोनों, जहाँ पर ना लाशें-वाशें पड़ी हुई थी। शायद ये लाशों को ऑफरिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, बलि दे रहे थे, ऐसा कुछ बोल सकते हो। जो कल्टीवेटर जो सिनिस्टर थे, जो बलि दे रहे थे ना, उनके अंदर में एक अलग ही जोश का भावना था, काफ़ी एक्साइटेड थे वो लोग। और इस दौरान प्लम डॉग बोलती है इन्हें कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत, मालूम है ना तुम्हें स्वर्ड से जैसे तुम मना किया है एविल स्पिरिट्स
को मतलब इंसानों को सैक्रिफाइस करने के लिए, इवन इट्स ए कोलिशन का भी यही लॉ है। फिर भी तुम लोगों में इतनी हिम्मत। वो जो एविल ऑरा थी ना वो भागने को थी, लेकिन प्लम डार्क अपने हाथ को लहराती। तो एक फॉर्मेशन बना करके ये लोग बेसिकली बलि दे रहे थे, तो पूरा रोक देती है और पूरी चीजें यहाँ से गायब सी हो जाती है। जू अचंभित हो जाता है और एक बालू का टुकड़ा ना प्लम डार्क के ऐसे अंगूठे पर आता है। वो पहाड़ के जैसा दिख रहा था, छोटा था लेकिन पहाड़ के जैसा। पूरा एरिया ही वो गायब हो जाता है। प्लम डार्क इस बालू के टुकड़े को ऐसे दबा देती और रेलिंग पर अभी भी बैठी हुई थी, स्माइल कर रही थी जू की तरफ देखकर और कहती, क्या देख रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे सीनरी एंजॉय करना। उनका स्माइल तो मानो ना भाई सबसे ठंडे बर्फ को भी पिघला दे। अलग डिवाइन रेजोनेंस था उनकी आवाज में, जो कि मानो चांद को भी फीका कर दे। जू को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो वो जो पूरा पहाड़ था इन्होंने उसको छोटा कर दिया था और दबा दिया था, मतलब निपट ही गए वो लोग। अब उतने लोग मरे, क्या हुआ उसको, उससे क्या करना है। उससे इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या ही पावरफुल होते हैं यार जो वॉइड रिटर्निंग लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं। प्लम डार्क इस दौरान एक अच्छे मूड में थी, मस्त अपना अल्कोहल पी रही थी और जितना अल्कोहल पीती उतना कम फ्लर्ट करती, थोड़ा हीरोइक दिख रही थी, बोल्ड दिख रही थी। जू की नजरें जा रही थी प्लम डार्क के वो जो अल्कोहल वाला डब्बा था उस पर। उसे ये भी समझ में आता कि ये लेडी कितना भी पी सकती, क्योंकि कल्टीवेशन ऊपर है तो नशे में तो नहीं जाएगी। अब जू की नजर को जब ये देखती तो स्माइल करती कि तुम भी पीना चाहोगे। जू मना कर देता और वो कहती कि तुम थोड़ा ना रिजिड हो। इस दौरान कुछ एक जब वो पी रही थी अल्कोहल, तो एक कादी बूंद जू के चेहरे पे जाके गिरता है हवा की वजह से। प्लम डार्क अपना मस्त रेलिंग पे बैठी थी और फ्लूट निकालती और बजाने लगती है। जू को म्यूजिक तो उतना समझता नहीं, लेकिन म्यूजिक किस प्रकार का है वो समझता था। म्यूजिक थोड़ा बोल्ड था, थोड़ा इंस्पायरिंग था। इससे वो एक लेडी की याद आती, एक लेडी जो स्वॉर्ड लेके थी हाथों में बहुत साल पहले, उस जियांगो में जो घूमती थी। शायद वो जो लेडी प्रकट होती थी वो फॉरबिडन विजन लोगो। तो ये भी अपना म्यूजिक में खो जाता है। समय इस दौरान गुजरते रहते। नॉर्मली ये जो सुप्रीम आर्बिटर साल्वेशन माउंटेन है भाई, ब्रूटल जगह है, बहुत क्रूअल जगह है, बट फ्लूट म्यूजिक की वजह से काफी शांतिपूर्ण लग रहा था। धीरे धीरे उस सॉन्ग की वजह से ना, उस गाने की वजह से एक लोनलीनेस सा फील होता है। उसको फील होता है कि ये लेडी ना काफी अंदर से खाली हो चुकी है। ये खुद के लिए खेलती है, इसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई इस लेडी की तारीफ़ करे या ना करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसको याद आता है कि कैप्टन ने क्या कहा था कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स जब ये यंग थी ना, तो उस समय इनसे ऑब्सेस्ड थे। लेकिन ज़ू का वैसा नहीं था। वो गाने को का मज़ा ले रहा था और उसमें जो एक पश्चाताप था गाने में, उस भाव को भी ये फ़ील कर रहा था और जो उदासीपना था गाने में। इस दौरान इसे सर्जेंट थंडर और ग्रैंड मास्टर पाई की भी यादें आती और इससे भी लगता है कि इसको पीना चाहिए। धीरे-धीरे गाना मतलब फ्लूट बजाना वो बंद कर देती और फिर ज़ू से पूछती कि तुम्हें उगता हुआ सूरज पसंद है? ज़ू बोलता है वैसा कुछ नहीं है, बट ये बोलती मुझे पसंद है। ज़ू इस दौरान आसमान की तरफ देखकर कुछ बोलता नहीं है। धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहते और सूर्योदय का समय हो जाता है। पहाड़ी से ना दूर से मानो कोई तो देखता है धर्मास केव की तरफ। उस तरफ फिर प्लम डार्क देखती है। जो भी था वो उसकी फट जाती है और वो भागने लगता है। अब प्लम डार्क को आपने डिस्टर्ब किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। अपने हाथ को लहराती और वो जो पहाड़ था जहाँ से उस बंदे ने देखा था, पहाड़ी का जो एक चोटी था, वो पूरा जल के राख हो जाता है। चीखने की भी आवाज़ नहीं आती है, मानो वो पहाड़ कभी वहाँ था ही नहीं। अब उसके बाद ये अंगड़ाइयाँ लेती है और ज़ू किंग की तरफ बढ़ती है। ज़ू किंग की जो एंग्ज़ायटी थी ना फिर से बढ़ जाती है और ये ध्यान से ज़ू की तरफ देखती है। ज़ू थोड़ा पीछे हटने लगता है और ये इसके बाद हँस के केविन के अंदर चली जाती है। फिर जाके ज़ू अपना चैन का साँस लेता है और नाव को तेज़ी से बढ़ाता है। गॉडलीनेस की भी तो ऑरा उसमें मिक्स थी। दिन और रात इस दौरान गुज़रते रहते और मस्त प्लम डार्क फिर रात में फ्लूट बजाती, पीते रहती। अब ज़ू उससे रहा नहीं जाता। एक दिन वो पूछता है, सीनियर इस गाने का कुछ नाम है? तो वो बोलती है तुम्हें पसंद आया? वो बोलता है हाँ। फिर ये पूछती है कि तुम फ्लूट बजा लेते हो? तो ये बोलता है ना। ये बोलती है ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूँगी। और जब तक कि ज़ू कुछ बोल पाता ये लेडी इसके पास आ जाती है, इस फ्लूट को लेकर के। इसको ऑफ़र करती है तो ज़ू संकोच तो कर रहा था बट ले लेता है। अब लेडी इसके पीछे आती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और उसके बाद मतलब ये बाँसुरी पकड़ता है तो ये बाँसुरी को होल्ड करती है इसके हाथ को पकड़ करके। वो पूरा एकदम काँप जाता है। स्मेल भी कर सकता था, बहुत करीब थी। और फिर वो समझाना शुरू करती है कि बाँसुरी में 12 होल्स होते हैं और कैसे क्या करना वो बताती है और बोलती है ध्यान से देखो डिस्ट्रैक्ट मत, तुम्हें ऐसे इसको फूँकना है। ज़ूकी और फट जाती है, मतलब और ज़्यादा वो उसको समझ में नहीं रहा था क्या हो रहा है भाई। प्लम डार्क इस दौरान हँसने लगती है। पहले इससे ये फूँकना सिखाती है और अपनी एक उँगली बाँसुरी के होल पे रखती है कि ऐसे बजाना। इस दौरान यहाँ पर बारिश-वारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है और ज़ू इस मौके का फ़ायदा उठाता है और बोलता है थैंक्स सीनियर, थोड़ा पीछे हट जाता है। मैं आगे से प्रैक्टिस करूँगा। और ज़ू जब भी नर्वस होता था ना, ये लेडी काफ़ी खुश होती थी, हँसती थी। अब ज़ू अपना मस्त बैठ जाता है और बाँसुरी बजाने लगता है। भाई शुरुआत में तो आप अच्छा नहीं बजा पाओगे, तो वो बोलती है अपना टाइम लो। बारिश हो रही थी और प्लम डार्क ज़ू की तरफ देखती है। काफ़ी प्यार की नज़रों से देखती थी और बीच-बीच में कुछ सलाह भी देती थी कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बजाना। पूरी रात मतलब आज के दिन बारिश होती रहती है और प्लम डार्क की नज़रें ज़ू पर ही फ़ोकस्ड रहती है। लेकिन अचानक से वो नदी के किनारों की तरफ देखती है जहाँ कुछ इंसान-विंसान थे। वो बोलती है कि थोड़ा रुको और ये उड़ के मतलब
किनारों की तरफ बढ़ जाती है। अब जितने भी मॉर्टल्स इनकी तरफ देखते हैं ना, वो हैरान हो जाते हैं। तुरंत इन लोगों को वो भी स्माइल दे देती है और एक छोटी लड़की के सामने रुकती है। लड़की की जो बॉडी थी ना, आधी सड़ी हुई करप्शन की वजह से, और इनको कोई वो नफ़रत या वो छोटापना ऐसा नहीं समझ में आता। ये अपने हाथ से लेडी के इस लड़की के फ़ोरहेड को टच करती है और वो जो करप्शन था पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसको लड़की को बोलते हैं कि हम एक कड़वाहट वाली दुनिया में रहते हैं, कभी उम्मीद मत हारना। एक कैंडी बेस को देती है। अब प्लम डार्क देखती है ना बाकी लोगों की तरफ, तो सभी बहुत लोग करप्टेड थे। वो सोचती हैं कि बदल तो सकती हैं पूरे सेक्ट का भाग के, लेकिन वो दुनिया तो नहीं बदल सकती। ज़ू अपना धर्मा सिर पर ही खड़ा था और देख रहा था इन चीज़ों को, चुपचाप से। समय गुज़रते जाता है। वो जो डार्क सेरेनिटी सेक्ट था ना, उससे अभी भी ये 2 दिन की दूरी पर थी और फ्लूट ये बजाते रहता था। अब बेहतरीन मतलब पहले से अच्छा बजाने लगा था। हाँ, लेकिन अगर कोई म्यूज़िक सुना होगा जो ज़ू बजा रहा था, तो वो बता सकता है कि ये अभी उतना पक्का नहीं है। एक तो ये हरे रंग की बाँसुरी, लौंडे ने भी वो अपना वॉयलेट डाउइस्ट रोब पहना था, जिस पर गोल्ड की कढ़ाई थी, बजाता था, तो ये भी था ही हैंडसम। ज़ू काफ़ी डैशिंग दिख रहा था और प्लम डार्क इसकी तरफ देख रही थी और प्लम डार्क की आँखों में ना एक अनयूजुअल लुक आता है। ज़ू इस दौरान रोक देता है बजाना। इसके लिए तो भाई बहुत मुश्किल चीज़ था ये बाँसुरी, और भाई काफ़ी एप्रिशिएट करता है ये प्लम डार्क, उन्होंने जो इसे सिखाया। अब बोलने में तो ये अच्छा नहीं था, लेकिन संगीत के थ्रू अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को ये व्यक्त कर सकता था। लेकिन कन्फ्यूज़ होता था प्लम डार्क की नज़रें को देख कर के। उसे समझ में नहीं आता था कि ये जो मैट्रिआर्च हैं डार्क सेरेनिटी सेक्ट की, ये कैसी हैं और उसके साथ क्यों खेल रही हैं। अब इस ट्रैवलिंग के दौरान 6-7 बार इसने वो भी देखा था इन्हें बैटल करते हुए, जब भी जैसे वहाँ पर गई थी और पूरे सेक्ट को ही निपटा दिया था। और कई बार तो इसको लगता है यार काश उन लोगों के सोल मिल जाते, तो ये अपने 120 धर्मापर्चर में उन्हें सील कर देती। लेकिन ये मुँह नहीं खोल पाता। और क्या करती थी कि अगर कोई लोग तकलीफ़ में हैं, नॉर्मल लोग, तो ये उनकी मदद करती। जैसे एक जगह ये देखती थोड़ी छिनैती-विनैती हो रही, और इन चीज़ों पर कल्टीवेटर्स ध्यान नहीं देते हैं नॉर्मल। लेकिन प्लम डार्क पूरे जो बैंडिट्स का गैंग था डकैतों का, उन्हें ही निपटा देती। और जितना ये इनके बारे में जानता उतना कम इन्हें समझता है, इसे ऐसा फ़ील होता है। प्लम डार्क की जो पर्सनैलिटी है ना, बहुत रैंडम है, कभी भी कुछ भी करती है। 2 दिन इस दौरान और बीत जाते हैं। इस दौरान ज़ू इनके पर्सनैलिटी के बारे में एक और चीज़ समझता है। फाइनली ये लोग डार्क सेरेनिटी सेक्ट पहुँच चुके। यहाँ पर थे ही कितने लोग, 12-15 लोग थे, और प्लम डार्क की आँखों में ना एक अलग दया वाली भावना थी इन लोगों को देखकर। ये ओल्ड मैन से पूछती है, "आप मास्टर लिटिल क्लाउड हैं?" और वो बोलते हैं, "हाँ, हाँ, मैं ही हूँ, आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क, मैं ही हूँ मास्टर लिटिल क्लाउड।" और जैसा कि इन्होंने देखा था ना लिटिल क्लाउड ने बहुत साल पहले, वैसे ही अभी भी प्लम डार्क दिखती। इन्हें याद था कि इनके मास्टर भी ना उस समय प्लम डार्क के प्यार में पागल थे, क्योंकि इन्हें भी याद था ना कि प्लम डार्क का दिल जीतने में कोई कामयाब नहीं हुआ था, और उम्र का तो मानो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं था। पहले जैसी थी अभी भी वैसी थी। फिर ये बोलती हैं कि मुझे अपने मास्टर के कब्र पे लेके चलो। ज़ू भी इन्हें फॉलो करता है और फिर ये ज़ू को बताती है ये मेरा ओल्ड फ्रेंड हुआ करता और अच्छे इंसान थे। ओल्ड मैन भी इस दौरान थोड़े दुःख में थे, क्योंकि ये इनके मास्टर थे, और इस दौरान प्लम डार्क पूछती हैं कि आप लोग कोलिशन को जॉइन करना चाहेंगे? पहले तो ओल्ड मैन एक्साइटेड होते, फिर लाश की तरफ देखते हैं, अपने मास्टर के लाश की तरफ मतलब कब्र की तरफ, और फिर मना कर देते और परमिशन माँग लेते हैं कि क्या हम इस पानी का ये जो लहर एक इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं? तो प्लम डक भी मान जाती है। उसके बाद ज़ू किंग और प्लम डक यहाँ से निकल जाते हैं। इधर ज़ू अपना रास्ते भर भी फ्लूट बजाते रहता है और इम्प्रूव करते रहता है, और वो बोलती है कि ज़ू वो गाना फिर से बजाओ ना, मैं सुनना चाहती हूँ। और ज़ू को वो गाना याद था, कुछ ज़ियांगू का गाना था, वो लेडी वाला जो मैंने बताया था आपको पहले भी। तो ये वही बजाता है। इस दौरान ये फाइनली कोलिशन पहुँच चुके थे। गाने का नाम था पार्टिंग विद सॉरो, मतलब दुःख के साथ विदाई, जो कि प्लम डार्क ने कंपोज़ किया था, वो बताती हैं और ज़ू को समझाती। और जब ज़ू से बाय बोल रही थी, तो उनकी आँखों में एक अलग ही रहस्य दिखा। मानो ज़ू की जो छाया थी ना, छवि थी, वो अपने आँखों में बसा रही थी। स्माइल करती हैं, वो भी उनकी तरफ थी और वो बोलती, तुम्हें पता है मुझे बहुत लोगों ने बहुत सालों से बहुत चीज़ गिफ्ट किया है, और मेरे पास 100 फ्लूट होंगे। मुझे तो याद भी नहीं किसने कौन-सा दिया था। तो ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, तो तुम इसे रख लो। थैंक यू वाला गिफ्ट समझिए, क्योंकि तुम मेरे साथ आए थे इस छोटे से ट्रिप में। और फिलहाल यहाँ से ये निकल जाती है। ज़ू भी क्या करता है, ये फ्लूट रख लेता है, इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और उसके बाद अपना थर्मस गिफ्ट लेकर के सेवन ब्लड आइस की तरफ बढ़ जाता है। अब प्लम डार्क आ चुकी थी डार्क सेरेनिटी से। इनका जो मूड था ना, 30% बोल सकते हो खुश थी, 50% रिलैक्स थी, और 20% जो गाना था उस हिसाब से थोड़ी दुखी थी। सेवन ब्लड आइस की तरफ देखती और कहती, काश तुम 100 साल पहले पैदा हुए होते। तभी एक आवाज़ आती है एक आदमी की कि तो क्या हो जाता? हमडक पलट के देखती तो प्रेसिडेंट था अपने 8 सेक्ट कोalition का, ब्लू जर्किन वगैरह पहन के आया था, और वो भी देखता है सेवन ब्लड आइस की तरफ कि क्या हो जाता अगर वो 100 साल पहले पैदा होता, मेरी छोटी बहन। तो शायद वो मर चुका होता। तो इस दौरान ये जो प्लम डक थी गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस दौरान प्रेसिडेंट स्माइल करता और
बोलता है कि अरे तुम ऐसा मत सोचो, वो हमारा चोज़न डिसाइपल है। हमारे ही कोलिशन का है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और फिर बोलता है वो मत भूलो कि जो लाइफ़ सोल मास्टर ने तुम्हें दी है, वो लगभग खत्म होने वाली है तुम्हारी। तुम जिस लाइट को ढूँढ रही हो, उसे ढूँढना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तुम्हें वो मिल भी गया है, लेकिन उसको स्पिरिट ट्रोव लेवल पे पहुँचने में उसको 30 साल से ज़्यादा ही लग जाएँगे। तब तक फिर तुम उसके साथ कल्टिवेट नहीं कर पाओगे और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा लाइफ़ और डेथ डिसाइडेड है। तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा और प्रेसिडेंट फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं, मैं कोशिश करूँगा शाम में एक वीडियो डाल दूँ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।